हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे बोर एटॉमिक मॉडल की, और बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो लास्ट वीडियोस थे उसमें अपन ने बोर एटॉमिक मॉडल की रेडियस यानी रेडियस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे। तीनों के फॉर्मूले देख लिए थे और उनमें से वेलोसिटी और रेडियस बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे, जितने टाइप्स के जहां जहां से बन रहे थे वो प्रोसेस और उनके जो फॉर्मूले थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आज बात करेंगे अपन एनर्जी से रिलेटेड। जो अपन ने बोर एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो फॉर्मूला अपन ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने डिराइव कर लिया था। जिन बच्चों ने देखा नहीं है वो लास्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखना इस वीडियो के बाद में। अब देखिए, बात करें इस एनर्जी की, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला था अपने पास वो आ गया था अपने पास इक्वल टू -1/2 Z² और यहाँ से मैंने R की वैल्यू रखी थी। R की वैल्यू क्या थी भाई? n²h²4π²Z²m। ये वैल्यू यहाँ रखी मैंने, तो ये मेरे पास आ गया था 1/2 इंटू Z²n²h² इंटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 4π²Z²m। यहाँ से 2 को इस 4 से डिवाइड कर दो भाई, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, क्या रिमेनिंग हो गया 2। अब देखो क्या हो गया वैल्यू 2π², z और z कितना हो गया स्क्वायर, ये z और z स्क्वायर हो गया था। e की पावर क्या हो जाएगा 4, e² क्या हो जाएगी e की पावर 4, बचा गया m/n² एंड h²। जहां मैंने ये कहा था कि जो अदर वैल्यूज हैं डेली ही है भाई, टोटल एनर्जी अदर जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी, इस n को और z को छोड़ करके वो सारी क्या थी, कांस्टेंट थी। इसलिए मैंने कहा था कि E प्रोपोर्शन टू -z²/n²। अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यूज थी कौन कौन सी, देखिए कांस्टेंट वैल्यू देखिए 2π² e⁴m/h², और इसकी वैल्यूज मैंने 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अर्ग पर एटम में और किलो कैलोरी पर मोल एटम में मैंने बता दी थी। ठीक है, जिसमें जनरल फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं वो है अपने पास -13.6 इंटू Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा अपन एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है अपने पास इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर एटम है भैया ना। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो अगर आपसे कहा जाए कि Z की वैल्यू दे दी जाए और N की वैल्यू दे दी जाए और Z और N के बेसिस पे उसकी एनर्जी पूछ ली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहूं कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N की वैल्यू क्या दे दूं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला, हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है उस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जब n=1 हो और z=1 हो। तो देखिए यहाँ पर जो n की और z की वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी ये देख लेना। तो क्या होगा, z की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 1 होगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डेल E है वो एज इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी। क्या बात समझ में? तो यानी मैं ये कह दूं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट था अपने पास ये वाला, इस ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी का जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं यही वैल्यू एन जेड के लिए, भाई हाइड्रोजन एटम के लिए बोर एटम मॉडल था तो जेड अपने पास क्या रख लिया मैंने, 1 रख लिया। अब एन की वैल्यू को मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। एन की वैल्यू 2 हो और जेड कितना हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला 13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, अब जेड की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो एन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -13.6 इंटू 1²/2² 13.6/4। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गया। यानी जो अब जो सेकंड ऑर्बिट है उस सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ रही है, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करें थर्ड ऑर्बिट की, बात समझ रहे भाई। ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर अपने पास थर्ड ऑर्बिट की बात की जाए फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना हो गया, वही 1। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास है -13.6 इंटू Z²
एन स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितनी है 1 और एन की वैल्यू कितनी है 3। ये लीजिए कितना हो गया माइनस 13.6/9 हो गया क्या भाई, 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसको डिवाइड कर लीजिए कितना हो गया, ये 0 पॉइंट, देखो भाई 1 आ गया, 1.5 आ गया अप्रोक्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो अपने पास कितना आ गया माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई भाई, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात हो, जब एन की वैल्यू 4 हो और जेड की वैल्यू कितनी हो फर्स्ट हो, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए फोर्थ ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ से देखो जेड की वैल्यू कांस्टेंट, तो एन की वैल्यू क्या हो रही है 4 है, तो मैं रख सकता हूँ माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, क्या हो गया भाई माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आ गया 0.85। तो यहाँ जो फोर्थ ऑर्बिट है उस फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है भाई 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको नोट भी करते जाइए। देखिए भाई अभी क्वेश्चन है बहुत इजी है, ये अपन ने जो एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले में जो दो फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन था टोटल एनर्जी के साथ में, उन पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 5.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन जानते थे कि अपने पास फॉर्मूला था डेल ई, दैट मींस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही था। और अपन जानते हैं कि जो mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो बीच का रिलेशन था m स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू होता जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस r को r कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग अपने पास एक था m स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए जो जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर अपॉन आर वो किसके इक्वल था mv स्क्वायर के, यही था माइनस 1/2 mv स्क्वायर। और अपन जानते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या था भाई माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी जो हाफ एम स्क्वायर था वो क्या था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन था वो डेल इक्वल टू माइनस के था। एक तो रिलेशन ये निकल गया था, दूसरा रिलेशन ये था कि जो जेड स्क्वायर है जेड स्क्वायर अपॉन आर है उसको मैंने क्या कहा था पोटेंशियल एनर्जी, और अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या थी माइनस का माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर थी, यही थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस फॉर्मूले में ही इसको मैं ये कहूँ कि जो डेल ई है वो अपने पास क्या है 1/2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर है, तो डेल ई इक्वल टू क्या बच गया 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, या मैं कह दूं डेल ई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 कह दूं क्या भाई। देखो देखिए समझ में आ रही है बात, यही था अपने पास फॉर्मूले में। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अपने को दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या निकाल सकता हूँ भाई टोटल एनर्जी, और इस टोटल एनर्जी से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो यहाँ जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी दे रखी है भाई माइनस 5.02 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 2 2 जो 4 बचा गया 1 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 1 जा 2। देखिए जो आंसर अपने पास आ रहा है वो अपेक्स कितना है 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब सुनिए बात, अब इस वैल्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, जहां मेरे पास क्या निकल गई टोटल एनर्जी, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई भाई यहाँ पर माइनस के 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी के, ये माइनस से माइनस हटा दीजिए, ठीक है, क्या बच गया अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया अपने पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लीजिए सर, इस तरह से अपन इस फॉर्मूले को यूज करके काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक का डाटा गिवन होगा, टोटल एनर्जी दे रखी होगी तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पूछ सकता है। बात समझ में, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की, जिसमें एनर्जी के फॉर्मूले से जो रिलेशंस निकलते हैं
दैट मीन्स अगर आपसे रेशियोज ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो फिर उसके कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मूले कैसे डेराइव करेंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अपन ने स्टार्टिंग में अभी डिस्कस किया था कि जो डेल ई है वो प्रोपोर्शनल है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। ठीक है, ये कैसे है ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये कहूं यहां से कि अगर मैं z को कांस्टेंट रखता हूं और n वेरी होता है तो डेल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के, नेगेटिव रहेगा भाई, ये रहा माइनस नेगेटिव के। अब अपन जानते हैं जब अगर मैं डिफरेंस करूंगा n स्क्वायर को, डिफरेंस का मतलब n स्क्वायर को अलग अलग लूंगा, n1 और n2 लूंगा, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा डेल ई प्रोपोर्शनल माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर और डेल ई, यानी इसको इवन कह दो भाई, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल इवन, और सॉरी एनर्जी डिफरेंस की बात करो तो E1 और E2 ले लो ताकि रेशियो निकाल सके, प्रोपोर्शनल माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, दोनों क्या निकालो भाई, रेशियो निकालो। अब देखो प्रोपोर्शनल में तो जाहिर सी बात है जो कांस्टेंट वैल्यूज आएगी वो तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया भाई, E1 अपॉन E2 इक्वल टू n2 पता चला जाएगा n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। देखो देखिए बात समझ में आई क्या, तो पहले जो फॉर्मूला हो गया वो आ गया E1 अपॉन E2 इक्वल टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कि अगर n कांस्टेंट हो और अगर z वेरी हो रहा हो तो मैं कह सकता हूं डेल ई प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर का हो जाएगा, यही बनेगा अपने पास जब n कांस्टेंट रख लिया जाए तो। अब देखो यहां पर अगर मैं z अलग ले लेता हूं, यानी डेल ई सॉरी E1 ले लो एनर्जी और प्रोपोर्शनल हो z1 स्क्वायर के माइनस साइन, और ऐसे ही E2 हो प्रोपोर्शनल हो माइनस z2 स्क्वायर के। ठीक है भाई, इसको सही कर लीजिए, माइनस z2 स्क्वायर, ये लीजिए। अब इन दोनों क्या निकाल लो भाई, रेशियो निकाल लो। तो प्रोपोर्शन साइन में जो कांस्टेंट वाली आएगी वो तो कैंसिल हो जाएगी और दूसरा नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया अपने पास E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z1, सॉरी यहाँ Z1 है ये और यहाँ क्या है Z2 है, ये Z1 स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया Z2, तो Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास एनर्जीज के जो रेशियो की बात होगी, जब जोड़ z कांस्टेंट होगा तो n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर होगा, और जब n कांस्टेंट होगा तो z1 स्क्वायर अपॉन z2 होगा। वापस बोल रहा हूँ, जब z कांस्टेंट होगा तो E1 अपॉन E2 स्क्वायर टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 होगा, और जब n कांस्टेंट होगा तो E1 अपॉन E2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, z1 स्क्वायर अपॉन z2 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आएगा। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, इससे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये एनर्जी के जो क्वेश्चंस हैं, हर तरह के जो फॉर्मूले मैंने बताए, तीनों तरह के फॉर्मूले बता दी, उन फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ है। देखिए पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज E1, E2, E3 एंड E4 इफ these are energies of first, second, third and fourth orbit of hydrogen atom। यानी अगर मैं बात करूँ E1 वो फर्स्ट के लिए है, E2 सेकंड के लिए, E3 थर्ड ऑर्बिट के लिए, और E4 क्या है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ Z तो क्या हो गया, सभी के लिए कांस्टेंट हो गया, और अपन जानते हैं जो E है, डेल E है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के। जब Z कांस्टेंट हो गया तो डेल E ये क्या हो गया भाई, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब डेल E इक्वल टू क्या हो गया, डेल E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर हो गया सब, यही है। अब मैंने ये कहा था कि अगर जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखिए समझिएगा, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब देखो ये नेगेटिव में है, ये भी चीज समझने की है भाई, डेल E है वो नेगेटिव में है, 1 माइनस 1 अपॉन, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, प्रोपोर्शन टू n स्क्वायर। देखो देखिए ये भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ डेल E इनवर्सली नेगेटिव में है 1 अपॉन n स्क्वायर, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो साइन में चेंज हो जाएगा। यानी मैं जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी मैं यहाँ जो ऑर्बिट है E1 के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी E1, सेकंड के लिए E2, E3 एंड E4, तो वहाँ एनर्जी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज होती जा रही है। तो देखिए यहाँ मैं ऑर्डर लिखूंगा E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3 एंड इज लेस देन E4, तो ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ जाएगा। बात समझ में आई क्या?
ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से समझना है क्योंकि डेल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n² है। अब ये मैंने इसको क्या कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसको इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी डेल ई प्रोपोर्शनल क्या हो गया भाई, n²। और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी डेल ई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द एनर्जीज ऑफ द थर्ड ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट, थर्ड के लिए और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए ऑफ हीलियम+1। यानी Z तो कांस्टेंट हो गया लेकिन N क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। और अपन जानते हैं जब रेशियोज की बात आती है एनर्जीज की, तो यहाँ जब Z कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला अपने पास था E1/E2 = n2/n1², यही था। अब देखिए ये तो है अपने पास, थर्ड तो है अपने पास n1, और जो फिफ्थ है वो अपने पास क्या है, n2 है। भाई n1 के लिए हो गया, ये n2 के लिए हो गया, और Z क्या दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए E1/E2 = 5²/3²। क्या हो गया भाई, 25:9 हो गया। तो रेशियो जो आया अपने पास वो क्या गया, 25:9 रेशियो। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक बार इसको मिटा देते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन क्वेश्चंस को फिर आप अपने नोटबुक में भी नोट कर लें, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन की। ये कह रहा है व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 एंड He+1। अब देखो Li+2 के लिए, He+ के लिए n की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जाहिर सी बात है Z है ये, तो ये अगर मैं Z1 मानूं तो ये अपने लिए क्या हो जाएगा भाई, Z2 हो जाएगा। और अपन जानते हैं जब एनर्जीज की बात होगी, जब n कांस्टेंट होगा तो E1/E2 = Z1²/Z2² था। ये फॉर्मूला अभी अपन ने कैलकुलेट किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब Z1 की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, क्या है, देखिए तो लिथियम के लिए Z कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा। अब देखिए हीलियम की बात हो तो Z कितना रहेगा भाई, 2 रहेगा। सिंपल सी बात है ये, लिथियम के लिए Z कितना है, 3, और हीलियम के लिए Z कितना है, 2, और n अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो वैल्यू पुट कीजिए, Z1 की वैल्यू अपने पास है 3², 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 9:4 हो गया। यानी मैं यह कह सकता हूँ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 एंड He+ के लिए जो एनर्जीज का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर था। चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड हैव एनर्जी ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्वेश्चन समझिएगा, बात कर रहा है कि विच ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहां समझने की बात है कि यहाँ Z कांस्टेंट रखा है, दूसरा एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ये एनर्जी दे रखी है, ठीक है भाई। अब कह रहा है आगे कि फर्स्ट ऑर्बिट, यानी यहाँ मेरे पास n1 कितना है, 1 है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया मेरे लिए, E1 हो गया क्या भाई। फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी E1 है वो दे रखी है अपने पास -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं जो एनर्जी का फॉर्मूला था जिसमें Z कांस्टेंट था और n वेरिएबल था, उसका फॉर्मूला क्या था भाई, E1/E2 = n2/n1² था। क्या यही फॉर्मूला था अपने पास, बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला था। तो बात करते हैं इसी क्वेश्चंस में, इस जो वैल्यूज गिवन है, जो डाटा अपने पास गिवन है उनको पुट करते हैं। देखिए E1 अपने पास दे रखा है, N1 अपने पास दे रखा है, E2 भी अपने पास दे रखा है, N2 अपने को निकालना है, यानी किस ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ E1 की, तो E1 मेरे पास क्या है भाई, देखिए E1 अपने पास है -800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E2 कितना दे रखा है, -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू N2 मेरे को कैलकुलेट करना है, और N1 दे रखा है क्या भाई, फर्स्ट ऑर्बिट। ये लीजिए, बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई। तो आप कुछ से नहीं, अपने क्या करना है, n2² निकालना, तो 800 / 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
कर लेंगे और अपने पास जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इस 1 की वैल्यू को मतलब इसको आप मल्टीपल भी करोगे तो ये हो जाएगा n2 स्क्वायर इक्वल टू 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अगर चाहो तो आप कर लीजिए, और ये 50 इलेक्ट्रॉन ये लीजिए, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 5 1 जा 5, अच्छा 3, तो 5 6 जा 30, ये लीजिए, ठीक है। तो n2 जो अपने पास आ रहा है n2 स्क्वायर, वो n2 स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 16 आ रहा है। तो अगर मैं n2 की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा क्या, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, देखे रखा स्क्वायर में था। तो अगर मैं 16 के स्क्वायर की 4 के स्क्वायर की बात करूं तो किसके बोलो भाई, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये लिख देंगे n2 स्क्वायर इक्वल टू 16 सॉरी 4 का स्क्वायर कर दूं, तो जाहिर सी बात है ये तो हटा दीजिए, बचा क्या मेरे पास n2। या आप चाहो तो अंडर रूट निकाल लो, क्योंकि n2 है तो अंडर रूट पे चला जाएगा। n2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16 है, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा, जो किसके इक्वल होगा भाई 4 के। आप कैसे भी कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास जो फोर्थ था, उस फोर्थ का आंसर अपने पास कितना आ गया भाई, अपने पास n2 कितनी आ गई, यस 4 आ गई। अब अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, और टोटल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसका क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी अपन ने करवा दिया, इसके जो लास्ट में लेक्चर था उसमें भी अपन ने करवा दिया था। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ अपने को पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। डाटा क्या दे रखा है कि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकाल लूं तो मेरे पास फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। और टोटल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला वो अपन जानते हैं क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही फॉर्मूला है। अब देखिए जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर 3, तो वैल्यू पुट कीजिए -13.6 इंटू जेड दैट मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर, ये लीजिए क्या हो गया भाई -13.6 इंटू 1 अपॉन 9। और अपन जानते हैं अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें, देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में यही बात बताई थी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसकी वैल्यू थी 13.6, सेकंड जो ऑर्बिट था उसकी वैल्यू आई थी अपने पास -3.4, थर्ड जो ऑर्बिटल था 1.5 आ रही थी क्या, यही तो था। अब आप इसको डिवाइड करोगे 13.6 डिवाइड बाई 9, तो ये अपने पास अप्रोच हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो डाटा आ रहा है वो तो टोटल एनर्जी का आ रहा है ना, यानी टोटल एनर्जी अपने पास कितनी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एक तरीके चेक कीजिए फटाफट, बिल्कुल ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, जब डेल ई निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना अपने लिए हो गया इजी हो गया भाई। देखिए कैसे, क्योंकि अपन जानते हैं जो डेल ई था वो माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल था, और डेल ई था वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 था। अब देखो डेल ई की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी है, डेल ई की वैल्यू अपने पास कितनी थी भाई -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके इक्वल है माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो जब अपने को डेल ई पता चल गया तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 2 इंटू डेल ई, ठीक है भाई। अब अपने को डेल ई दे रखा कितना है 2 इंटू ये था डेल ई 1.5 माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्या बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ जो क्वेश्चंस हो गए वो रेडियस के वाले कंप्लीट करवा दिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैंने डिस्कस कर लिए, और आज यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से अपन ने बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी डिस्कस कर लिया है। इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए
जो अपन नई चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए कंप्लीट वीडियोस को आप देखते रहिए। अगर कहीं आगे पीछे भी हो जाता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पे आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसलिए आप मेरे चैनल से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इन वीडियोज़ को रीड कीजिए, उनके नोट्स बनाइए और आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।